यूं करके सामने वाले की आंख में मारूं तो मुझे बताएं कि क्या होगा। अगर मैं इसको यूं करके जैसे नाइफ चलाते हैं ऐसे करके क्रॉस फेस पे बनाऊं तो ये क्या करेगा कि वो स्पोर्ट्स मैन को फारक लोग समझते हैं कि ये बेकार हैं और इंस्ट्रक्टर्स की कोई वैल्यू पाकिस्तान में नहीं है। तैयबा केस, जैनब केस, नूर मुकद्दम, इस तरह के जितने खौफनाक वाकयात जो पाकिस्तान में हुए हैं उसके ऊपर हमने लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम आकाश, सबसे पहले आपका शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। शेहान आकाश, इतना मुनफरिद नाम किसने रखा और इसके मायने क्या हैं? एक्चुअली में मेरा नाम जो है वो तो मोहम्मद आकाश अहमद है और जो ये शेहान है ये जापानीज़ एक फर्म है। जो हमारा मार्शल आर्ट के अंदर जो मेरा टाइटल है उसमें सबसे पहले सेंसी होता है। सेंसी जापानीज़ में कहते हैं टीचर को, जो कि 4 डैन तक रहता है। 4 डैन के बाद जब आप 5 डैन पे प्रमोट होते हैं तो आप शेहान बन जाते हैं, शेहान का टाइटल आपको मिलता है। तो ये बेसिकली आप टीचर ऑफ टीचर या मोस्ट सीनियर या आप हमारी फर्म में इसको प्रोफेसर भी कह सकते हैं। तो ये मार्शल आर्ट की एक फ़र्म है तो शेहान के नाम से ही लोग जानते हैं, लोग शेहान को नाम समझते हैं। ये एक जापानीज़ रैंक है हमारी और अक्सर लोग शेहान शयान जो उन्हें होता है वो कहते हैं। हाँ, नाइस इन्फॉर्मेशन। अच्छा आकाश, आपसे आज बहुत से सवाल हैं फिटनेस और मार्शल आर्ट से मुतालिक, मगर सबसे पहले हम आपकी जर्नी जानना चाहेंगे। कहाँ पैदा हुए, कहाँ से तालीम हासिल की, थोड़ा इस बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। पैदा तो मैं इस्लामाबाद में ही हुआ हूँ और शुरू से हम इस्लामाबाद में, वैसे हमारा जो बैकग्राउंड है वो मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। काफ़ी कम लोगों को पता है, लेकिन क्योंकि कुछ मीडिया भी किया, कुछ चीज़ें भी, तो उर्दू हमारी ऐसी होगी पता नहीं चलता है कि हम प्रॉपर उर्दू स्पीकिंग है। पंजाबी भी बोलते हैं, जहाँ जाते हैं जैसा देश वैसा भेस। तो कुछ स्टडी जो है मैंने कराची से की। जब हम कराची शिफ्ट हुए फिर जो ग्रेजुएशन है वो यहाँ से इस्लामाबाद से की आके, और उसके साथ साथ जो है किस सब्जेक्ट में आपने किया? मैंने ओपन से किया है और सिंपल में ग्रेजुएट हूँ। और बड़े सारे लोग ये समझते हैं कि जी मैस कम्युनिकेशन मीडिया में जो लोग जाते हैं तो मैस कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है, तो मैंने कोई मैस कम्युनिकेशन नहीं किया है। और लेकिन ये है कि माशाल्लाह मैं 10 साल से मीडिया कर रहा हूँ। मीडिया में भी मार्शल आर्ट की वजह से इन्वॉल्वमेंट हुई और ऑर्फन्स को सिखाया। फिर मैंने एक पाकिस्तान में ये काम अच्छा किया जो मैं समझता हूँ कि मैंने सेल्फ डिफेंस सीरीज़ बनाना शुरू की और जो वर्किंग वूमेन हैं उनको मैंने सेल्फ डिफेंस का सब्जेक्ट बना के वो सिखाना शुरू किया। फिर तैयबा केस, जैनब केस, नूर मुकद्दम, इस तरह के जितने खौफनाक वाकयात जो पाकिस्तान में हुए हैं उसके ऊपर हमने लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की। फिर बच्चों के ऊपर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के ऊपर मैंने काम किया। वो करते करते जब मीडिया के अंदर इन्वॉल्वमेंट हुई, लोग मुझे एज अ मार्शल आर्टिस्ट बुलाते थे, तो चैनल्स ने ये कहना शुरू किया कि आपकी स्पीकिंग अच्छी है, आप अच्छा बोल लेते हैं, आप आके बोला करें। फिर वो मैं एज अ गेस्ट स्पीकर जाना शुरू हुआ। फिर मोटिवेशनल स्पीकर लोगों ने नाम के साथ लगा दिया। वो करते करते फिर एंकर बन गया और कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो कर रहा हूँ, होस्ट कर रहा हूँ और एक माशाल्लाह लंबी जर्नी है। सुना है आप ब्लैक बेल्ट जापान हैं, ये ब्लैक बेल्ट होती क्या है और कैसे मिलती है? ब्लैक बेल्ट मास्टर डिग्री आप इसको कहते हैं। जैसे जो है आपकी एजुकेशन में मास्टर डिग्री होती है तो ये इसको हम मास्टर डिग्री का नाम देते हैं। और अगर तो आप प्रॉपर किसी कोच से सीख रहे हैं अच्छा, तो 10 फाइट्स आपने करनी होती हैं जो स्टाइल मैंने सीखा है, और तकरीबन 4 से 5 साल आपने इसको सीखना होता है। सीखने के बाद आपकी 10 फ्रेश लोगों से फाइट्स होती हैं, जो कि वो फाइट आप विन करते हैं, उस बेस के ऊपर आपको ब्लैक बेल्ट मिलती है और आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक लाइसेंस मिलता है कि आप अब टीचर हैं और आप अपना डोजो जो है वो खोल सकते हैं। डोजो हम कहते हैं क्लब को। ओके। जब इस फील्ड को ज्वाइन किया तो लोग तो कहते होंगे मार धार करके क्या करना है, कोई और काम कर लो, अच्छी इनकम आ जाए जान से। हाँ कहते हैं। जब मैं रिश्ता लेने भी गया तो उस वक्त भी उनको ये था, जब बताया, क्योंकि उस वक्त मीडिया की इतनी इन्वॉल्वमेंट मेरी नहीं थी, तो मैंने कहा कि जी मैं मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर हूँ। तो उन्होंने कहा कोई आप काम क्या करते हैं? तो मैंने कहा जी ये काम ही है। नहीं, इसके अलावा और क्या काम करते हैं? मैंने कहा जी मैं यही काम करता हूँ। तो वो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का ट्रेंड थोड़ा सा वो है कि वो स्पोर्ट्स मैन को फारक लोग समझते हैं कि ये बेकार हैं और इंस्ट्रक्टर्स की कोई वैल्यू पाकिस्तान में नहीं है। ओके। सेल्फ डिफेंस की लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि सेल्फ डिफेंस क्या होती है और किस एज ग्रुप को ज़्यादा ज़रूरत है इसकी? एक्चुअली में सेल्फ डिफेंस देखें अपना दिफा है। हम जो लड़कियों को और छोटे बच्चों को बताते हैं वो तो ये वो चीज़ें थी कि जो हमारे वालिदैन हमें सिखाते थे कि यार किसी के पास आपने नहीं जाना है, किसी की बात नहीं सुननी है। सबसे पहले तो बेसिक यहाँ से शुरू होता है। जब आपकी किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट होती है तो फिर मार धाड़ या आपको किडनैप करने वाला इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि 3-4 साल के बच्ची से आपको उसकी तरबियत करनी शुरू कर देनी चाहिए। जैसे कि मेरी बेटी माशाल्लाह 3-4 साल की थी तो मेरे साथ जाती थी, रेस्क्यू के साथ मिलकर उन्होंने सेशंस करवाए गुड टच और बैड टच पे। तो बेसिक जो है उसकी
की अवेयरनेस आपको इसी उम्र से दे देनी चाहिए। फिर 10-12 साल का जो बच्चा हो जाए तो उसे आपको फिजिकली सिखाना चाहिए, जो कि हमने एक प्लान अपना किया हुआ है, जिसके अंदर हम जो है एक मर्ज करके बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे मार्शल आर्ट्स को हमने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं कि एक दिन के सेशन के अंदर बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो अगर रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं, कोई मिसहैप होता है तो अगर वो किसी को मार नहीं सकते तो जुल्म का बढ़ता हुआ हाथ जो है उनकी तरफ, उसे वो रोक सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेडीज़ का ये इशू है कि लेडीज़ कहती हैं रहने दें, छोड़ दें, उनको क्या मैसेज देंगे जो कहती हैं कि छोड़ दें, रहने दें, इज्जत का सवाल है? देखिए, हम जिस माशरे में रह रहे हैं, हमने अपनी बच्चियों को खुद कमज़ोर कर दिया है। आप ये देखिए कि आप आज मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, लड़कियां जो हैं जहाज़ उड़ा रही हैं, दुनिया की हर फील्ड के अंदर आगे हैं, लेकिन उनको बचपन से ये बात सिखाई जाती है, भाई को प्रायोरिटी दी जाती है कि जी आपने अकेले नहीं जाना है, आपने ये करना है, वो करना है। तो वो बचपन से वालिदैन उसे इतना डरा देते हैं, उससे कमज़ोर महसूस करवाया जाता है। हालांकि वो कमज़ोर है नहीं, जो हाथ पाँव मर्दों के पास हैं वही फीमेल्स के पास भी हैं। अगर फीमेल भी किसी को पंच मारेंगी, किक मारेंगी, तो वो उसे भी लगेगी, दर्द होगा, क्योंकि हम दिमागी तौर पे खवातीन को कमज़ोर कर देते हैं। तो मैं हरगिज़ इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि आपको अगर कोई कुछ कहता है तो आप उसको आगे से रिस्पॉन्स ना करें, क्योंकि आप रिस्पॉन्स करेंगे तो ये ट्रेंड चेंज होना शुरू होगा। मर्दों को, लड़कों को खास करके जो इस तरह की हरकतें करते हैं, उन्हें ये बात पता है कि अगर हम किसी को छेड़ भी देंगे तो वो अपनी इज्जत की खातिर जो है वो ये बात किसी को बताएंगे नहीं, आगे नहीं जाएगी। तो इस वजह से वो बेडर होके छेड़ते हैं। आप देखें कि एक लड़की सिर्फ अगर रोड पे खड़ी होकर शाउट करे तो जब क्राउड इकट्ठा हो जाता है तो बड़े से बड़ा, मैं कहता हूँ कोई फाइटर हो, बड़े से बड़ा कोई बदमाश हो, वो सिर्फ लड़की की आवाज़ से ही डर जाएगा, मारना तो दूर की बात है। बिल्कुल। अच्छा, आपने जैसे कि सेल्फ डिफेंस की बात की, तो उसकी कोई टेक्निक्स बता दें, सीधा सी कोई बेसिक किस्म की आप टेक्निक्स हमारे ऑडियंस को बता दें। अच्छा, इस पे इंशाल्लाह हम एक और आपके साथ वीडियो करेंगे और प्रैक्टिकल भी हम करके बताएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ कि हम इसको किस तरह से करते हैं। हम सेल्फ डिफेंस के अंदर सबसे पहले बात याद रखिए कि दूसरे की जो वीक साइड है उसके ऊपर हम प्रेशर डाल के अपने आप को रिलीव करवाते हैं वहाँ से, तो ये सेल्फ डिफेंस है, ठीक है। अब कुछ बॉडी के अंदर प्रेशर पॉइंट्स हैं जो कि हम अपने सेशंस में सिखाते हैं, खास करके खवातीन को, कि अगर आपके पास पेन है तो आप उससे किस तरह से सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, आपके पास की है तो आप उससे किस तरह से कर सकते हैं, आपके पास सेफ्टी पिन्स हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई करीब पेन हो तो मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे पास पेन है जी। अब ये देखें कि ये पेन है। अब ये देखने में सिर्फ इससे हम लिखने का काम लेते हैं, लेकिन ये एक वेपन है। ये वेपन किस तरह से, अगर आप इसकी निप आगे से यूं खोल लेते हैं और ये नहीं भी खोलते हैं तो आप इसको जब यूं पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद ये जो हमारा चेस्ट से लेके फेस तक का एरिया है, ये है आपका वीक पॉइंट, ठीक है। ये इसके ऊपर सॉफ्ट पॉइंट भी कहते हैं, वीक पॉइंट भी कहते हैं। अगर मैं इस पेन को यूं करके सामने वाले की आंख में मारूं तो मुझे बताएं कि क्या होगा। अगर मैं इसको यूं करके, जैसे नाइफ चलाते हैं ऐसे करके क्रॉस फेस पे बनाऊं तो ये क्या करेगा? आप मुझे इस बात का जवाब दें, क्या करेगा ये? आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली उसको कट लग जाएंगे, कट लग जाएगा और वो स्टिचेस लगने की जगह बन सकती है। उसके बाद ये जो होल है आपका, अगर इस होल के अंदर इसको मैं यूं करके यूं प्रेस करूं तो ये क्या करेगा? ऑब्वियसली यहाँ पे सुराग कर देगा। आपकी डेथ हो सकती है, इतनी खतरनाक चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पेन है। इसी तरह से आप सेफ्टी पिन की कोई भी चीज़ है तो आप फेस के किसी भी एरिया में मार सकते हैं। ये बात याद रखिए, ये लड़कियों के लिए खुसूसन कि उन्हें मर्दों को देख के ये लगता है कि जैसे किसी ने बॉडी बिल्डिंग कर ली है तो वो बहुत स्ट्रांग है। तो आप बॉडी बिल्डिंग करके, कसरत करके अपने बाइसेप ट्राइसेप बना सकते हैं, चेस्ट बिल्ड कर सकते हैं, शोल्डर्स बना सकते हैं, लेकिन दुनिया में कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है कि जो आपके पॉइंट्स को बिल्ड कर दे। आप आंखें मजबूत नहीं कर सकते हैं, आप नाक मजबूत नहीं कर सकते हैं, आप दांत मजबूत नहीं कर सकते हैं, आप कान मजबूत नहीं कर सकते हैं, आप किडनी मजबूत नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स मीन कि ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे आप अपने, जब आपके साथ कोई खतरा हो तो आप हिट करके अपने आप को वहां से बचा सकते हैं। अगर आप नकल्स मारते हैं या दांतों के ऊपर या लिप्स के ऊपर तो ये कितना पेनफुल है। पेन नहीं भी है, अगर आपको कोई क्लोज पकड़ता है तो आप ये थंब सिर्फ उसकी आइज के ऊपर यूं रखेंगे। इवन ये 5 साल का बच्चा भी आपकी आंखों के ऊपर यूं उंगलियां रखे तो ये इतना प्रेशर डालेगी कि आप जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इस तरह से यहाँ दाढ़ के साथ एक ये प्रेशर पॉइंट होता है कि आप इसको फिंगर को यहाँ से ऊपर की तरफ करें तो ये एक प्रेशर पॉइंट है। यहाँ कान के पास है, यहाँ पे एक वेन होती है। तो इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि कभी हम इसको प्रैक्टिकली कोई ऐसा सेशन करें कि हम लोगों को सिखा सकें आपके चैनल के थ्रू। नाइस। गुड टच और बैड टच क्या है, बच्चों में शऊर कैसे पैदा किया जाए? गुड टच और बैड टच देखें जी, ये वो चीज़ है कि जो हमें हमारे वालिदैन ने सिखाई थी। आज ये टाइम आ गया और ये बहुत बुरा टाइम है। एक तो इसकी रेशो बहुत बढ़ गई है। अगर आप सर्च करके देखें, रिसर्च करके देखें तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ कितना ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, वो आपको पता चलेगा। हमारे वालिदैन, अब हमारे पास, मैं खुद एक पेरेंट हूँ लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है बच्चों को गाइड करने के लिए। ये वो चीज़ें थी जो हमें हमारे वालिदैन ने सिखाई थी।
मैं जब सेशंस करता हूँ, मैंने एज अ वॉलंटरीली काम शुरू किया, हमने स्कूल्स को अप्रोच किया। तो जब हम स्कूल को कहते हैं कि जी हमने ये सेशन करवाना है, तो आप यकीन जानिए अगर एक स्कूल में 1000 बच्चा है तो वो कहते हैं कि जी ये ऐसा टॉपिक है कि हम पेरेंट्स से पूछे बगैर नहीं करवा सकते हैं। वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, जब नोटिफिकेशन जाता है तो उस 1000 बच्चे में से बामुश्किल हमें 20 या 30 बच्चों की परमिशन मिलती है, और वो भी उनके पेरेंट्स भी कभी साथ बैठते हैं या कभी नहीं बैठते हैं। तो हम अपने बच्चों से ऐसी बात करते हुए क्यों शर्माते हैं मुझे नहीं पता, और इसकी ज़रूरत पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। आप अपने बच्चों को खुद गाइड करना शुरू करें ताकि उनको हर अच्छी और बुरी चीज़ का पता हो। फिट कैसे रखा जा सकता है, क्राइटेरिया क्या है और डाइट प्लान क्या होनी चाहिए? अच्छा, ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। मैं अपने काफ़ी सारे टीवी शोज़ के अंदर ये बात कर चुका हूँ कि बहुत सारे जो महंगे महंगे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, उनको ये बात बुरी लगेगी कि इसका एक छोटा सा फार्मूला है। वो ये है कि आपका जो जैसे एक मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी का प्रोसेस है, इसी तरह से एक कैटाबॉलिज्म है जो कि आपके प्रोसेस को कट करता है, आपके जो फैट होता है उसको कट करता है। इसको आसान अल्फाज में बताऊंगा कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जब आप कार्ब की सप्लाई कम करते हैं, कार्ब की इन चीज़ों के अंदर रोटी, चावल, शुगर आइटम, बेकरी आइटम्स, इन तमाम चीज़ों के अंदर कार्ब होते हैं। पाकिस्तान के अंदर हम लेते ही कार्ब हैं, हम ना प्रोटीन लेते हैं ना और कोई चीज़ है, क्योंकि हम उठते हैं सुबह रोटी खाना शुरू करते हैं, रात तक हम रोटी खाना शुरू कर देते हैं। तो उसके अंदर ये है कि जब आप रोटी, चावल, ये सारी चीज़ें जब कम कर देंगे और साथ फिजिकली एक्टिविटी को इन्वॉल्व कर लेंगे, तो आपकी जो कैलोरीज थी, अगर आप 2000 ले रहे थे तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, अब आपकी कैलोरीज 1000 हो गई हैं, आप साथ इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो आपके दिमाग को एनर्जी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है, वो अंदर से फैट को खाना शुरू करती है एज अ एनर्जी और आपके ब्रेन को प्रोवाइड करती है, और ये आपका रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाता है, आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है। कैलोरीज की आप बात कर रहे हैं, कैलोरीज कितनी ली जाए, कितने गेन की जाए, कितने लॉस की जाए, एक दिन में कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए और कैसे काउंट करें, क्योंकि एक आम बंदा तो कैलोरीज काउंट नहीं कर सकता, तो उनको क्या टिप? अच्छा, उसमें ये है कि नॉर्मली मेल्स के लिए होता है कि अगर जो है आप कोई काम भी करते हैं इस तरह की चीज़, तो 1800 से 2000 कैलोरीज होनी चाहिए। फीमेल को कुछ न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि जी 1400 से लेके 1600 कैलोरीज होनी चाहिए। तो इसमें मसला ये है कि एक आम बंदे को और एक अच्छे खासे पढ़े लिखे बंदे को भी कैलोरीज का हिसाब किताब नहीं पता लग सकता है। वो क्या, आप मुझे ये बताएं कि आप वो जैसे कुछ न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं, आप आटे को तोलना शुरू कर देंगे, आप पेड़े को बना के घर में लोगों ने स्केल रखा हुआ है, इस हद तक भी करते हैं। आपको सिर्फ ये इतना पता होना चाहिए कि जो कार्ब मैंने आपको बताया उसकी सप्लाई आपको बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। आपने एक बैलेंस डाइट लेके चलना है। बैलेंस डाइट होती कैसे है कि अल्लाह ताला ने जो आपका एक सिस्टम बनाया है कि आप सुबह उठ के, सबसे पहले ख़वातीन खुसूसन ये करती हैं कि वो ब्रेकफास्ट जो है वो मिस कर देती हैं। आपने ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ना है, इसका नाम ही ब्रेकफास्ट है, यानी कि आपने जो पूरी रात का रोज़ा है उसको तोड़ना है सुबह उठने के साथ। आपने अच्छा सा नाश्ता करना है। वो जो कहते हैं कि कहावत भी है कि नाश्ता आपके बादशाहों की तरह होना चाहिए, दिन का खाना वजीरों की तरह और रात का खाना फकीरों की तरह। तो उसकी पीछे साइंस यही है कि आप सबसे पहले जब सुबह उठें तो अच्छा सा नाश्ता करें जो आप खाना चाहते हैं, दिन का खाना उससे कम और रात का खाना उससे भी कम हो, और उसके बाद आपने खाने के फौरन बाद सोना नहीं है, तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको कैलोरीज काउंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलें, बहुत से लोग ये बात करते हैं और हर जगह ये बात की जाती है वेट लॉस की, वेट गेन की बात नहीं की जाती। बहुत सी ऑडियंस ऐसी भी है कि जो वेट गेन करना चाहती है, उनके लिए अगर आप कोई टिप दें। हाँ, वेट गेन करने के लिए देखिए जी, कुछ लोगों का होता है सेशंस के अंदर अक्सर फीमेल हमें कहती हैं कि जी, एक दो फीमेल्स हमें ऐसी मिल जाती हैं, वो कहती हैं जी हम जो कुछ खा लें तो भाई हमें जो है वो लगता नहीं है। तो ये क्या, मैं कहता हूँ कि ऐसे वो लोग होते हैं जो बदवाए हुए लोग होते हैं, ये एक मजाक में मैं कहता हूँ। तो उसमें ये है कि दो चीज़ें हैं। हमारा ये एक गिल्ट होती है यहाँ पे गले के अंदर, ठीक है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि जिसकी वजह से अगर ये बन जाए तो ये बज़ाहिर पता नहीं चलती है, तो ये अगर ये बन जाए तो कुछ लोगों का वेट जो है वो गेन होना शुरू हो जाता है, और कोई 10% ऐसे लोग होते हैं जो कि अंडर वेट हो जाते हैं। वो फिर जो मर्जी खा लें तो वो आपका जो है वो वेट गेन नहीं होता। सबसे पहले तो मेडिकली आप अपना टेस्ट करवा लें अगर आप अंडर वेट हैं, क्योंकि आप अगर गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका कितना वेट होना चाहिए। आप वो देख लें, अगर उससे कम है तो इसका मतलब है कि आप अंडर वेट हैं। मेडिकली एक टेस्ट करवाएं, अगर तो आप उस टेस्ट आपका वो परफेक्ट है तो फिर किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से या डाइटिशियन से रब्ता करें, तो वो आपको एक अच्छा प्लान देगा, क्योंकि आपके हो सकता है कि एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा हो और आपकी खुराक कम हो, तो इस वजह से आपका वेट जो है वो गेन नहीं हो रहा। ऑलराइट, देखो कि बहुत से लोग फूडी होते हैं, क्रेविंग्स पर अपनी काबू नहीं पा सकते, तो क्या आप उनको डाइट प्लान देंगे कि वो अपनी क्रेविंग पूरी करें मगर उनका वेट गेन भी ना हो? अच्छा, क्रेविंग वाला जो होता है वो ज़्यादातर उन्हीं को होता है जो लोग बहुत ज़्यादा फूडीज होते हैं, जो आपने कहा है। तो वो जब वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं तो उनकी क्रेविंग ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपके स्टमक को आदत होगी होती है ज़्यादा खाने की,
तो उसको बड़ी मुश्किल होता है। अच्छा, कुछ लोगों को बीपी का इशू हो जाता है, बीपी उनका डाउन हो जाता है, कुछ लोगों का शुगर डाउन हो जाता है। तो मैं आपको हरगिज़ ये सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने खुद ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल की हुई हैं कि आपको अगर कोई क्रेविंग हो तो आप उसको बर्दाश्त करें, क्योंकि आपका बीपी लो हो जाएगा, आपका शुगर लो हो जाएगा, आपके साथ कुछ मिसहैप हो सकता है। तो आप अपनी क्रेविंग्स को पूरा करें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं। अगर आपको इतनी क्रेविंग हो रही है तो आप इतनी सी जो है वो चीट करके कर लें, और इसको सर दर्द ना बनाएं। आप ये बात जान लीजिए कि आप वेट लॉस जो करना है, लोग इसको सर दर्द बना लेते हैं, क्योंकि वो सर दर्द इस वजह से बनाते हैं 30 साल के एक बंदे के जिस्म के ऊपर कचरा है, मैं कचरा कहूंगा, तो वो आप कहते हैं कि 30 दिन के अंदर खत्म हो जाए। तो ये कैसे पॉसिबल है? आप जरा पेशेंस के साथ काम लीजिए। आप इसको कहें कि ये मेरा लाइफस्टाइल है, मैंने इसको लाइफस्टाइल बनाना है और मैंने 6 महीने में, साल में करना है। तो आराम आराम से करिए, एक टाइम आएगा कि आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। ओके, किस एज के लोगों को कितना वेट होना चाहिए, ये कैसे मालूम होगा? अच्छा, एज में तो ये तो आपको, अगर मैं कोई फिगर आउट करूं तो डॉक्टर्स ही आपको बेहतर बता सकते हैं। लेकिन ये है कि बहुत सारी साइट्स हैं जिसके ऊपर मेडिकली उन्होंने वो उसको अप्रूव करके लिखा हुआ है। लेकिन हमें ये है कि आपकी जो हड्डियों के हिसाब से, हड्डियों का जितना वेट होता है, कुछ लोगों का अच्छा हड्डियों का भी काफ़ी वेट होता है, तो उसके हिसाब से आप फास्ट फूड खाने की वजह से आप छोटे छोटे बच्चे देखें तो उनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो एज से ज़्यादा, जो मेरी नॉलेज में जितनी मेरी स्टडी है, वो आपकी हाइट और उसके साथ मेजरमेंट करते हैं कि आपकी हाइट जितनी है उस हिसाब से आपका वेट होता है। यानी जैसे अभी मेरी 5'11" है, तो मेरा जो आइडियल वेट है वो है 75 टू, अगर मैं 78 तक भी जाऊं तो वो ठीक है। इससे जब मैं ऊपर जाना शुरू होऊंगा तो फिर मैं जो है डेंजर जोन में जा रहा हूं। फिर BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है कि आपके BMI लेवल कितना है। वो नॉर्मली लोगों का 22 टू 23 तक होता है। तो वो अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाए, जो आपके फैट आपकी बॉडी पे जब ज़्यादा होता है, तो वो भी टेस्ट के थ्रू पता चलता है। जब वो बढ़ जाए तो फिर उससे पता चलता है कि आप मोटे हैं, ओवरवेट हैं, या बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, या आप किसी डेंजर जोन में हैं, आपको मेडिकली रिस्क हैं, तो उसके अंदर आपको पता चलता है। ऑलराइट, वेट कम करते वक्त किन किन बातों को मद्देनजर रखा जाए? वेट कम करते हुए हम लोग खुद भी बूट कैम्प करवाते हैं, जिसके अंदर 8 से 10 किलो वज़न कम होता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं, किसी की शादी होती है, ज़्यादातर लड़कियों की शादियां होती हैं और उनके पास वो 1 महीने का टाइम होता है, वो इंसिस्ट करती हैं, हम करवा तो देते हैं, लेकिन मेडिकली आप जो है 1 महीने के अंदर अगर 5 किलो वज़न कम करते हैं तो वो आप सेफ हैं। उससे ज़्यादा अगर आप कम करते हैं तो वो आप डेंजर जोन में चले जाते हैं, क्योंकि एकदम आपकी बॉडी के अंदर चेंजिंग्स आती हैं। आपका एक अगर 100 किलो वज़न था तो आपकी हड्डियाँ 100 किलो के साथ चलने की आदत थी, आपका खाना पीना 100 किलो के हिसाब से था, तो फ़ौरन ही अगर वो 80 किलो पे आ जाएगा तो आपकी लाइफ एकदम से चेंज होगी, जिसके अंदर आपको मेडिकली जो है बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो 5 किलो आप जो है 1 महीने का टारगेट रखें, 1 महीने के अंदर 5 किलो कम किया करें।